हेलो एवरीबॉडी, आप सभी के एक बार फिर से हेल गार्डन में स्वागत है। ये बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 307 और इसमें जियान की टोली और हन क्लैन के बीच की फाइट का एंड होने वाला है। वेल उसे युद्ध कहना सही होगा। आप सभी कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये बैटल आपको कैसी लगी है। तब तक चलो हम कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट में जब जियान उस हनफंग का काम तमाम करने वाला था तभी उसका सामना होता है हन क्लैन के एक एंसेस्टर से। वेल एक्चुअली मर चुका होता है लेकिन हंटी अंडी ने इसे काइंड ऑफ ज़ॉम्बी बना दिया था। इस एंसेस्टर की स्ट्रेंथ करीब 1.2 की होती है, लेकिन इसके जियान को धमकाने के बाद भी जियान हनफंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अंत में जाके वो एंसेस्टर हनफंग की सोल को जैसे तैसे बचा पाया था और वो इसे में बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है, लेकिन जियान की डी स्टेट की सोल की वजह से उसके नॉर्मल अटैक्स जियान के ऊपर काम नहीं करते हैं। फाइनली वो इस्तेमाल करता है डेथली साइलेंट गेट का। ये एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट टेक्निक होती है। इसका इस्तेमाल करके वो जियान को एक डेथ हॉरर से भरी हुई रेल में भेज देता है। उसके हिसाब से जियान को वहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन होता है इसका उल्टा है। जब जियान उस डेथली साइलेंट गेट के अंदर जाता है तो प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की वजह से डेथली साइलेंट गेट के अंदर का ऑरा उसे अप्रोच नहीं कर पाता और इस तरीके से जियान इस रेल के सेंटर को ढूंढ लेता है। यहाँ पे एक क्रिस्टल था। इस क्रिस्टल में हन क्लैन के उस एंसेस्टर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होता है। अब ये छोटे मोटे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट जियान की डी स्टेट की सोल के सामने क्या औकात रखते थे। इस वजह से बड़ी आसानी से इस डेथली साइलेंट गेट को जियान ले लेता है अपनी गिरफ्त में। तब तक बाहर जो बैटल हो रही होती है उसमें हन क्लैन के 3 एंसेस्टर और एंटर करते हैं। ये भी वही ज़ॉम्बी थे और इन तीनों के पास वो डेथली साइलेंट गेट की स्किल होती है। वेल एक्चुअली में इन तीनों के साथ साथ उस पहले वाले एंसेस्टर हन यूनटियान को भी मिलना होता है, क्योंकि ऐसा करने पे एक ऐसी फॉर्मेशन को बना पाएंगे जो अलायंस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जान ले सकती है। लेकिन जियान ने तो हन यूनटियान की गेट पे कब्जा कर लिया होता है, इस वजह से फॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाती। जब वो तीनों एंसेस्टर अलायंस के एक्सपर्ट्स को फंसाने की कोशिश करते हैं तो फिर जियान इस्तेमाल करता है अपने डेथली साइलेंट गेट का। उसे इस फॉर्मेशन का वीक पॉइंट मिल जाता है। फिर जियान ने सभी के साथ उस वीक पॉइंट के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद बैंग साउंड के साथ ये फॉर्मेशन फट जाती है और कुछ इस तरीके से हन क्लैन का ये प्लान भी खराब हो गया था। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना वरना बहुत जरूरी चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। इस समय सूर्य की वो गर्माहट से भरी रोशनी फाइनली जमीन पे फैलती है। इस वार्म सनलाइट की वजह से इस जगह का डेथली ऑरा बहुत ही तेजी से गायब होने लगता है। आसपास के डेथली ऑरे को पूरी तरीके से वैनिश होती हुई देख लेइंग और बाकी लोग रिलीफ फील करते हैं। फाइनली इन सभी की आंखें चारों तरफ देखती हैं। ये समय बरेल माउंटेन रेंज के अंदर ही होते हैं, लेकिन इस समय माउंटेन रेंज में और कोई लाइफ ऑरा बचा नहीं था। साफ तौर पर पिछले डेथली ऑरे ने यहाँ के जीव जंतुओं की जान ले ली है। हन क्लैन के एक्सपर्ट्स का झुंड एक आसमान की जगह पे खड़ा होता है। इनकी आंखें जो कि अलायंस की तरफ देख रही होती हैं, इनमें एक फेरोशियस लाइट फ्लैश हो रही थी। लेकिन इस समय हन क्लैन के अपर एशेलॉन्स के एक्सप्रेशंस बहुत ही अगली होते हैं। साफ तौर पे इन सभी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनकी वो सो कॉल्ड अल्टीमेट किलिंग फॉर्मेशन अलायंस की आर्मी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अभी नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम के एक्सप्रेशन भी एकदम ग्लूमी हो चुके थे। वो हनी इंडियन की ग्रुप को देख के चिल्ला के बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ। इन सभी ने डेथली वर्ल्ड को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया है। नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम के ऐसे गुस्से से भरे चेहरे को देख के हनी इंडियन का ग्रुप बस एक सूखी सी स्माइल को दिखा सकता था। वो ग्रे कलर के चेहरे वाला बुड्ढा थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद बोलता है हनी इंडियन के डेथली साइलेंट गेट को जियान ने स्नैच कर लिया था, इस वजह से ये फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई और तो जियान ने डेथली साइलेंट गेट का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट किया है। इस वजह से जो जगह हनी इंडियन गार्ड कर रहा होता है उसका अलायंस की आर्मी विध्वंस कर देती है। इस बुड्ढे की बात को सुनकर नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम का चेहरा एकदम फियर्स हो जाता है। उसकी दोनों डेंस आंखें देखती हैं हनी इंडियन को। वो कहता है बेस्टर्ड, आखिर इतनी जरूरी चीज कैसे चुरा ली गई, फिर तुम सभी को यहाँ पे रखने का क्या मतलब है। नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम का हाथ लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ा था। हम सामने के स्पेस के परकच्चे उड़ते हुए देखते हैं। एक ब्लैक फ्लेम पाम बाहर आया था। ये लाइटिंग स्पीड से हनी इंडियन की बॉडी पे जाके लैंड करता है। अब हनी इंडियन तो पहले से इंजर्ड हो चुका था, इसकी वजह से उसकी चोटें और बढ़ जाती हैं, लेकिन तभी वो बस दांती मीस के इस अटैक को रिसीव भी कर सकता था। अगर हन क्लैन के अंदर नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम की पोजीशन को देखा जाए तो उसे बेसिकली हंटी अंडी से कंपेयर किया जा सकता है। बिना इस एग्जिस्टेंस के हन क्लैन के लिए अभी तक लास्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे सीन को देख के वो ग्रेस डार्क फेस वाला एल्डर साय करके बोलता है नाइटली सर, अभी गुस्सा होने का कोई मतलब नहीं है। अलायंस की आर्मी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, वहीं पे हमारी बॉडीज की लाइफ फोर्स एकदम कम हो गई है। अब हमारे लिए दोबारा से फॉर्मेशन का यूज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि हन यूनटियान ने बहुत ही बड़ी मिस्टेक करी थी, लेकिन वो हन क्लैन के एंसेस्टर्स में से एक है। अगर इस वजह से उसे मार दिया जाता है तो इससे हन क्लैन का बहुत भारी नुकसान होगा। नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम का चेहरा एकदम डार्क और ग्लूमी होता है। उसकी आंखें देखती हैं दूर खड़ी आर्मी को। हालांकि डेथली वर्ल्ड की वजह से उन्हें कुछ नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनकी सिचुएशन एक्सट्रीम नहीं होती।
अब इनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ काफी पावरफुल होती है। जब हन क्लैन के सभी एक्सपर्ट शांत होते हैं तब एक आईसी कोल्ड आवाज सभी के कानों में जाती है। इस आवाज को सुन के सभी एकदम कांप गए थे। ये आवाज होती है हन टियांडी की। वो कहते हैं आज के लिए हम विड्रॉ करते हैं, नाइटी चलो काम पे लग जाओ। ये सुन के नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम हल्के से हम करता है। उसकी आंखें एक बार फिर से रूथलेस तरीके से हन यंटियान को देखती हैं, लेकिन नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम की भी हन टियांडी के ऑर्डर्स को इग्नोर मारने की हिम्मत नहीं थी। जैसे वो गहरी सांस को भरता है उसका शरीर फूलने लगता है। उसके शरीर से वो काले रंग की फ्लेम चारों तरफ फैलने लगी थी। पलक झपकते ही बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं। नीचे के वो हरे भरे पहाड़ एक ही इंस्टेंट में राख में बदल जाते हैं। अब वो पत्थर भी बचे नहीं थे। नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम के एक्शंस को देख के आर्मी एकदम अलर्ट मोड में एंटर कर जाती है। अभी जियान का फिगर जो कि हवा में उठ रहा होता है उसका एक्सप्रेशन भी ग्रेव था। जियान के कंधे पे खड़ा लिटरली एकदम फिरोशियस दिख रहा होता है। आसमान में पिंक प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम फैलती है। इसने किसी कांच के शीशे जैसा बैरियर बना लिया था। ये बैरियर पूरे अलायंस की आर्मी को कवर कर लेता है। जियान के अभी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उसके पास प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम की पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश करने की क्षमता होती है। जियान को देख रही नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम की आंखें एकदम कोल्ड थी। वो एक हल्के से रोर करता है। तुरंत ही उसकी बॉडी जो कि 1000 फीट की हो चुकी होती है वो बैंग साउंड के साथ फट जाती है। अचानक से हुए इस एक्सप्लोजन की वजह से ये जगह एकदम हिल गई थी। वो ब्लैक फ्लेम्स पूरे आसमान को ढक लेती हैं। जहाँ पे नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम एक्सप्लोड हुआ था ऐसा लगता है वो काली फ्लेम इस जगह पे बहुत ही तेज से इकट्ठी होने की कोशिश कर रही है। बस कुछ ही समय के अंदर आसमान के उस स्पॉट पे एक रोटेट कर रहा ब्लैक होल अपीयर होता है। जब ये ब्लैक फ्लेम होल यहाँ पे फॉर्म हुआ था ऐसा लगता है हन क्लैन के एक्सपर्ट्स को एक ऑर्डर मिल गया है। ये सभी बिना हेजिटेशन के उस ब्लैक होल की तरफ आगे शूट हो जाते हैं। इनके एक्शंस काफी तेज होते हैं। जब जैसे सीन को लेइंग और बाकी के लोग देखते हैं इनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो चिल्ला के बोलते हैं यहाँ से भागना चाहते हैं। तुरंत ही इन सभी की बॉडीज हवा में आती हैं बिना किसी ऑर्डर के। ये सभी एक के बाद एक भयानक अटैक्स को लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। ये फाइनली जाके टकराते हैं उस ब्लैक होल में जो कि तेजी से घूम रहा होता है। जब अलायंस की आर्मी इतने सारे फियर्स अटैक्स का इस्तेमाल करती है वो नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम जो कि ब्लैक होल के अंदर था वो फिर से कोल्ड स्नॉट करता है। तुरंत ही उसकी वो ब्लैक फ्लेम किसी ज्वालामुखी की तरह विस्फोट हो जाती है। ये जाके टकराती है उन अटैक्स में जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। काले रंग की फ्लेम की डिवॉरिंग पावर ने इन सभी अटैक्स को निगल लिया होता है। ऐसे सीन को देख के जियान हंस के बोलता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से जाना चाहते हो, आखिर मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत ही उसके हाथों की हैंड सीज चेंज होती है। उसके ऊपर एक 10,000 फुट बड़ी बॉडी अपीयर हुई थी। इस समय जब उसकी डी स्टेट की सोल येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अनलीश करती है तो उसकी स्ट्रेंथ एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से भी टेरिफाइंग हो जाती है। खासकर अटैक उन एक्सपर्ट्स के लिए बहुत ही प्रेशराइजिंग होता है जिनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जियान से कम होती है, क्योंकि इससे होने वाले डैमेज को वो सिर्फ रेस्ट करके रिकवर नहीं कर सकते थे। जिस पल वो इल्यूजरी फिगर अपीयर हुआ था एक तेज मो की आवाज में वो अर्थ शेकिंग स्पिरिचुअल अटैक आगे बढ़ जाता है। ऐसी शॉकिंग स्पिरिचुअल असॉल्ट की वजह से हम उन ब्लैक फ्लेम्स की डिवॉरिंग पावर को बिखरते हुए देखते हैं। ये स्पिरिचुअल अटैक सीधा उस ब्लैक होल में जाके टकराता है। तुरंत ही हन क्लैन के कई सौ एक्सपर्ट्स की बॉडीज एक्सप्लोड होकर ब्लडी फॉग में बदल जाती हैं। इनकी सोल्स भी बच नहीं पाती। ऐसे स्पिरिचुअल अटैक की वजह से ब्लैक होल भी एकदम खतरनाक तरीके से झंझनाने लगा था। इसमें से किसी की दर्द भरी आवाज बाहर आती है। साफ तौर पे जियान के इस अटैक ने नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम को चोट पहुंचा दी है। जियान चिल्ला के बोलता है साथ में अटैक करो। जब येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को अनलीश करने के बाद भी वो एक ही बार में इस ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हंटियांडी अभी भी गुयुआन को रोक रहा होता है। अलायंस की आर्मी जियान के ऑर्डर्स को रिजेक्ट नहीं करती। जियान की ऐसी फाइटिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस करने के बाद लेइंग और यांजिन भी नोट करते हैं। अगर फाइटिंग स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो जियान ऑलरेडी उनके बराबर आ चुका था। इस वजह से जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं अलायंस में से कई पावरफुल एक्सपर्ट्स आसमान में और ऊपर उठने लगते हैं। इस मूवमेंट में अलग अलग तरीके की दो स्किल्स का यूज किया गया था। ऐसे भयानक से हमलों की वजह से ऐसा लगता है यहाँ पे एक भूकंप आ गया हो। जब नाइटी डिवॉरिंग फ्लेम इंटेंसली ब्लैक अटैक्स को सेंस करता है एक पल के लिए उसकी त्वचा भी एकदम नम हो जाती है। ऐसी टेरिफाइंग लाइनअप के सामने उस ब्लैक होल में से कई बजिंग आवाजें बाहर आने लगी थी। हम काफी जल्दी इसमें से काले रंग की रोशनी को फैलते हुए देखते हैं। ये ब्लैक रे ऑफ लाइट सीधा अलायंस की आर्मी से जाके कोलाइड हो जाती है। तुरंत एक इनडिस्क्राइबेबल लेवल की फाइटिंग एनर्जी आसमान में तेजी से फैलने लगी थी। ऐसा लगता है इन दोनों वेव्स ने इस पूरी माउंटेन रेंज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जहाँ जहाँ तक नजरें जाती हैं एक बहुत ही बड़ी और गहरी खाई दिखाई देती है। जियान अपने सिर को उठाता है। उसकी आंखें आसमान में एनर्जी के एक्सप्लोजन को देखती हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं हमें इन्हें रोकना होगा, हम इन्हें एंशिएंट जेड के साथ जाने नहीं दे सकते। फिर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, बर्निंग फ्लेम, ब्लेजिंग स्काई और 9 लाइटनिंग कैलामिटी पाम जैसे अटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी अटैक्स टियान क्लास के लेवल के थे। अलायंस के जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स होते हैं इस समय उन सभी ने भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स का इस्तेमाल किया था। तुरंत हम आसमान के रंग को बदलते हुए देखते हैं। दूर खड़े वो ऑब्जर्वर्स ऐसे सीन
को देख के डर के मारे कांप गए थे। कुछ कमजोर लोग तो सीधा जमीन पे गिर जाते हैं। उनके लिए पहली बार होता है जब ऐसी भयानक स्ट्रेंथ के डिस्प्ले को देख रहे हैं। ऐसे टेरिफाइंग अटैक का सामना करने की वजह से वो नाइटी डिवाइनिंग फ्लेम जो कि ब्लैक होल के अंदर होता है वो भी चिल्ला के बोलता है बेस्टर्ड। ये पावर उसके लेवल से भी ऊपर चली गई थी। ये फ्राइटिंग अटैक बस एक ही इंस्टेंट में अराइव हुआ था, लेकिन इससे पहले वो ब्लैक होल में टकरा पाता हम अचानक से एक फ्लैश में एक लंबे से फिगर को वहाँ पे अपीयर होते हुए देखते हैं। इसका एक्सप्रेशन एकदम डार्क और सॉलम होता है। वहीं पे उसके हाथ सामने के स्पेस को एकदम चीर देते हैं। जियान के ग्रुप के पावरफुल अटैक्स के सामने 100,000 फुट बड़ा स्पेशल क्रैक विस्फोट होता है। हम में से सारे अटैक्स को निकलते हुए देखते हैं। बीच में आए इस फिगर को देख के इस समय जियान के चेहरे पे भी डार्कनेस आ जाती है। वो कहता है हंटी आंडी। जब हंटी आंडी सामने अपीयर हुआ था जियान के बगल का स्पेस भी फ्लक्चुएट होता है। वहाँ पे गुयुआन प्रकट हुए थे। इस समय उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और उनके ऑरे को सेंस करके जियान को भी एकदम डर लगने लगता है। अभी गुयुआन के शरीर की एनर्जी इतनी वायलेंट थी कि आसपास का स्पेस भी इसे झेल नहीं पा रहा होता है। हम इसे बार बार शीशे की तरह फूटते हुए देखते हैं। इस समय हंटी आंडी जिसका चेहरा हमेशा काम रहता था उसे कोल्ड और मर्डरस इंटेंट ने कवर कर लिया होता है। वो कहते हैं जियान बहुत अच्छे है। वो नेचुरली समझ गया था कि जियान के डेथली सलाइन गेट को चुरा लेने की वजह से हनक्लैन अलायंस की आर्मी को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। इस समय जियान की डार्क और सोलम आंखें भी हंटी आंडी को देख रही थी। वो अपनी आंखों का किलिंग इंटेंट बिल्कुल छिपाता नहीं है। साफ तौर पे अगर जियान को मौका मिलता तो वो भी हंटी आंडी को मारने से पहले बिल्कुल चूकता नहीं। जियान को कुछ समय तक देखने के बाद हंटी आंडी की आंखें गुयुआन की तरफ जाती हैं। उसके चेहरे पे एक डेंस कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। वो कहता है गुयुआन तुम इस बार अपने आप को लकी मान लो, लेकिन मेरे पास सारे एंशिएंट जेट्स पहले से इकट्ठे हो चुके हैं। जैसे ही मैं एक बार दूसरी क्लास में एडवांस करता हूँ मैं तुम्हारे तीनों क्लैंस और स्काई मेंशन अलायंस को इस दुखी कॉन्टिनेंट से पूरी तरीके से मिटा दूंगा। ये कहने के बाद उसके पैर ब्लैक होल के अंदर जाते हैं। वो ब्लैक होल हल्का सा झंझनाता है फिर ये पूरी तरीके से वैनिश हो गया था। इसके साथ ही वो ब्लैक फ्लेम जो कि इस जगह को कवर कर रही होती है वो भी फीकी पड़ने लगती है। बस ब्लैक होल के डिसअपीयर होने के बाद हंटी आंडी की चिलिंग हंसने की आवाज सभी के कानों में एंटर करती है। वो कहता है गुयुआन तुम बस इंतजार करो, जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम भी मेरे पैरों के नीचे कांप रहे होगे। अभी जियान की आंखें देख रही होती है स्पॉट को जहाँ से वो ब्लैक होल डिसअपीयर हुआ था। उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड होता है और न चाहते हुए भी जियान खुद को दांती मीचने से रोक नहीं पाता। अनएक्सपेक्टेड बात है कि तीनों एंशिएंट अलायंस और स्काई मेंशन अलायंस के कंबाइंड एफर्ट्स के बाद भी वो हनक्लैन को यहाँ पे रोक नहीं पाए हैं। हनक्लैन सच में बहुत स्ट्रॉन्ग निकला। अभी लेइंग और बाकी लोग जो कि डिसअपीयर हुए ब्लैक होल की तरफ देख रहे होते हैं इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ग्लूमी थे। लेइंग कहते हैं डैम इट, हम इन्हें तब भी रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा नहीं होता कि स्काई मेंशन अलायंस और तीनों क्लैंस मिलके भी हनक्लैन को यहाँ पे रोक के नहीं रख पाएंगे। ये जिन ग्रेव एक्सप्रेशन साथ बोलते हैं इससे पहले हमारी जितनी हनक्लैन के बारे में जानकारी थी इनकी स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा आगे जा चुकी है। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वी के हनक्लैन का सामना सिर्फ एक कोई फैक्शन कर नहीं सकता है। ये रूल गू क्लैन के ऊपर भी लागू होता है। प्रिसाइसली यही रीजन होता है जिसकी वजह से इन सभी के दिलों में खतरों की घंटी और भी तेज बजने लगी थी। अगर तीनों क्लैंस ने कोऑपरेट नहीं किया होता तो शायद हनक्लैन आज इन्हें तबाह कर देता। तब इनकी हालत याओशी और लिंग क्लैन जैसी होती जिनकी ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। गुयुआन जिनके बाल फल बिखरे हुए थे उनका चेहरा भी सीरियसनेस से भरा होता है। वो कहते हैं पिछले इन सालों में हनक्लैन ने खुद को बहुत अच्छे से छिपा के रखा है। वो हमेशा से ये सोचते आए कि अगर गू क्लैन हनक्लैन को स्ट्रेंथ के मामले में हरा भी नहीं पाता तो फिर कम से कम उनकी पावर हनक्लैन के बराबर होगी। लेकिन आज के इस युद्ध की क्रूअल रियलिटी को देखने के बाद वो समझ गए कि गू क्लैन हनक्लैन का बिल्कुल मैच नहीं है। गुयुआन साय करके बोलते हैं हंटी आंडी ने सही कहा था। जब पहले शाओ क्लैन की हार हुई थी उसके बाद इस दुखी कॉन्टिनेंट में कोई और ऐसा फैक्शन बचा नहीं रह गया जो कि हनक्लैन से हेड ऑन फाइट कर पाए। बस अफसोस की बात यह है कि इस चीज को हम अब समझ पाए हैं। अभी गुयुआन अपने दिल में रिग्रेट फील कर रहे थे। अगर आज वो पुराना वाला शाओ क्लैन मौजूद होता तो फिर हनक्लैन की चाहे कितनी भी हिम्मत हो वो इस तरह से एक्शन नहीं ले पाते। ऐसे शब्दों को सुन के लेइंग और बाकी के लोग भी अंदर से कड़वाहट महसूस करते हैं। अब इन शब्दों का शायद कोई मतलब नहीं रहा। जियान जो कि अब तक शांत रहा था वो फाइनली कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुन के सभी का फोकस दोबारा से गुयुआन की तरफ जाता है। वो भी कुछ समय तक शांत रहने के बाद बोलते हैं अब हनक्लैन के पास तोशी एंशिएंट गॉड जेट के सारे फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा आराम करने के बाद एंशिएंट जेट्स को साथ में लाके तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन की तलाश में निकल जाएंगे। इस समय हम बस हनक्लैन को केयरफुली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अगर उनका कोई भी एक्सपर्ट मूव करता है तो हम उन्हें चुपचाप से तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन तक फॉलो करेंगे। लेकिन अपनी बॉय से गोड़ के बोलते हैं अगर जासूसी की बात है तो फिर हमें लगता है कि हम इससे पहले नोटिस कर पाएंगे वो हमारी नजरों से दूर जा चुके होंगे। जब तक हमें इस बारे में मालूम पड़ेगा शायद वो एंशिएंट गॉड मेंशन के अंदर एंटर कर जाए। आखिरकार ऐसी चीजों में हनक्लैन स्पेशलाइज करता है। जब हनक्लैन ने लिंग शी और याओ क्लैन को डिस्ट्रॉय किया तो इसकी किसी को भनक तक नहीं पड़ी। गुयुआन डीप आवाज में कहते हैं इस बार मैं पर्सनली उन्हें ऑब्जर्व करूंगा। वो जानते थे कि मामला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हनक्लैन को तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन से उस दूसरी क्लास में एडवांस करने के मेथड को हासिल कर लेने दिया गया तो फिर चीजें सच में बदलने वाली
वाली है। आखिरकार एक जेन्युइन दोदी के सामने ये सो कॉल्ड अलायंस एकदम फालतू की चीज है। इस बात से सभी एग्री करते हैं। आखिरकार हंटी अंडी को ऑब्जर्व करना ये काम बस गुयुआन ही कर सकते हैं। अभी गुयुआन के एक्सप्रेशन सोलम थे। वो कहते हैं जब हनक्लैन तोशे एंशिएंट गॉड मेंशन के पास पहुंचेगा तो फिर हमें वहाँ पे फिर से एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस बार अगर हमें मरना भी पड़ा तब भी हमें हनक्लैन को रोकना ही होगा। ये सुन के सभी नोट करते हैं। वो जानते थे कि अगर उस मेंशन की बैटल में फेल हो गए तो इनका अंजाम भी उन बर्बाद हुए 3 क्लैंस से ऐसा ही होगा। इस वजह से अपने अपने क्लैंस की ब्लडलाइन की सुरक्षा करने के लिए उन्हें रिगार्डलेस चाहे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े वो अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकते। अभी जियान भी एक निर्णय पे आ गया था। वो कहता है इस समय के दौरान स्काई मेंश अलायंस की आर्मी भी यहीं रहेगी। हम भी हनक्लैन के एक्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हमें हॉलो सोल की लोकेशंस को भी तबाह करना होगा जो कि हनक्लैन के पंजों का काम करता है। ये सुन के लेइंग और बाकी लोग कुछ समय तक सोचने के बाद बोलते हैं हॉल ऑफ सोल्स, हाँ अब शायद समय आ गया है कि इस नासूर को सेंट्रल प्लेन से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इनकी आंखों में एक फियर्स ग्लिंट फ्लैश हुआ था। इन अपर एशेलॉन्स को पता होता है कि पिछले कुछ सालों में हनक्लैन कैसे काम कर रहा है। ये फैक्शन सब जगह से लगातार सोल्स को कलेक्ट कर रहा था। इस बैटल के बाद ये सभी समझ गए हैं कि हनक्लैन के उन ओल्डर जनरेशन के एक्सपर्ट्स के रिवाइव होने के पीछे इस हॉल ऑफ सोल का ही हाथ है। ऐसे ऑफर को गुयुआन भी रिजेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो हम अपनी आर्मी को स्काई मेंश अलायंस के हेडक्वार्टर्स पे रखते हैं क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स की वो ऐसी जगह है जहाँ से हनक्लैन को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है। गुयुआन को भी ऐसा लगता है कि उनके सेंट्रल प्लेन्स में रहने से वो हनक्लैन को और भी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। ये सुन के जियान स्माइल करके नोड करता है। फिर वो पीछे मुड़ के यालो की तरफ देख के बोलता है टीचर मैं इस आर्मी के मामले को आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यालो अभी दाढ़ी सहला रहे होते हैं। वो हंस के बोलते हैं हाँ हाँ रिलैक्स करो, भले अलायंस में भी बहुत सारी कमियां रह गई हो लेकिन हमारे पास जगह की कमी नहीं है। इन सभी को अकोमोडेट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं एडिशनली हमारे स्काई मेंश अलायंस की आर्मी के यहाँ तक पहुंचने से पहले अलायंस चीफ की पोजीशन तुम्हारे नाम पे आ चुकी है और तुम इस पोजीशन को लेने के लिए सबसे सूटेबल इंसान हो। ये सुन के जियान एक समय के लिए चौंक गया था। वो येलो के इस निर्णय के सामने हेल्पलेस तरीके से नॉड ही कर सकता था। इस समय अलायंस लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसे एक पावरफुल अलायंस चीफ की आवश्यकता है। भले अलायंस के अंदर येलो की रेपुटेशन काफी शानदार हो लेकिन वो स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इस वजह से जब जियान अलायंस की चीफ की पोजीशन को लेगा तो फिर चीजें और भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। येलो से कुछ छोड़ देर तक बातचीत करने के बाद जियान अचानक से काइलिन और जुनर की तरफ मुड़ता है। वो कहता है तुम दोनों मुझे फॉलो करो। ये कहने के बाद जियान दूर के एक माउंटेन की तरफ शूट हो गया था। जियान को ऐसे देख के काइलिन और जुनर भी समझ जाते हैं। इनके चेहरे हल्के से लाल हो गए थे। अब इस दोनों ने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया होता है। इनके दिल जो कि इतने बड़ी युद्ध के बाद भी बिल्कुल डगमगाए नहीं थे, वो एकदम एंग्शियस फील करने लगते हैं। दोनों ही लेडीज एक दूसरे की आंखों में देख के एक दूसरे को काइंड ऑफ चीयर करती हैं। फिर दांती मिस के दोनों आगे बढ़ गई थी। हम जियान को दूर एक माउंटेन पे लैंड करते हुए देखते हैं। वहाँ पे अलायंस के जो कोई एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे वो जियान को आते हुए देख तुरंत ही खड़े हो गए थे। अभी इन सभी के चेहरों पे रिस्पेक्ट के साथ साथ एक डर को भी देखा जा सकता है। ये सभी रिस्पेक्टफुल तरीके से बाव करते हैं। जियान इन सभी की तरफ एक बार हाथ को वेव करके सीधा शाओजान की तरफ आगे बढ़ता है। वो एक बार बाव करके बोलते हैं फादर क्या आप सही हो। अब हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया था शाओजान का। वो देखते हैं सामने खड़े इस लड़के को जिसके पास लगता है ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो एक ही हाथ से आसमान को नीचे झुका दे। उनकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। उनके दिल में एक प्राइड भर जाता है। हालांकि वो युद्ध के मैदान से काफी दूरी पे थे लेकिन वो बैटल कितनी अर्शेकिंग थी शाओजान उसे सेंस कर पा रहे थे। इस युद्ध के दौरान जियान की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को देख के शाओजान काफी खुश होते हैं। पिछले इन सालों का समय जो कि उन्होंने हनक्लैन के अंदर बिताया था वो समझ चुके थे हनक्लैन कितना टेरिफाइंग है। लेकिन तब भी ऐसे वैनक से फैक्शन को उनके बेटे की वजह से भारी सामना करने के बाद भी दुम दबा के भागना पड़ा। शाओजान के वो बड़े बड़े हाथ जियान के कंधे को थपथपाते हैं। वो कहते हैं येनर अब तुम सच में बड़े हो चुके हो। बस कुछ ही सालों पहले की बात है जब सभी को लग रहा होता है कि शाओक्लन का ये जीनियस अब पूरी तरह से यूजलेस हो चुका है लेकिन तब भी शाओजान लगातार जियान के ऊपर बिलीव करते रहे। अब बस कुछ 10 साल का समय गुजरा है। वो वुटेंग सिटी का नौजवान जिसे लोग नाकारा बोला करते थे अब वो दुखी कॉन्टिनेंट के पावर लेवल के पीक पे पहुंच चुका है। शाओजान के कमजोर शरीर को देख के जियान को अंदर से एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। वो तब भी अपने चेहरे पे एक फोर्सफुल स्माइल को लाके अपने शरीर को उनके सामने से हटाता है। दोनों ब्यूटीफुल फिगर्स जिनकी सुंदरता के सामने पूरी दुनिया फीकी पड़ने लगे वो शाओजान की आंखों में आई थी। इस समय जुनर का चेहरा कुछ ज्यादा ही लाल था। वो कहती है अंकल शाओ क्या आपको जुनर याद है। वो हल्के से बाव करती है। जुनर को देख के शाओजान एकदम स्टार्टेड हो गए थे। वो सामने की ब्यूटीफुल फिगर को देखते हैं। फाइनली उन्हें याद आती वो खिलखिलाती हुई लड़की जो कि वुटेंग सिटी की गलियों में घूमा करती थी। हाँ ये बात सच है कि तब शाओजान को भी ऐसा लगता था कि जुनर का जियान की वाइफ बनना सबसे अच्छा होगा लेकिन उस समय उनका स्टेटस कुछ ऐसा होता है कि उनकी सोच बस एक सपने की ऐसी थी। इसकी वजह से वो कई बार जियान को भी इग्नोर कर चुके हैं। वो नहीं चाहते थे कि जुनर की वजह से जियान कोई खतरे में आए। जियान शाओजान के पास जाके बोलता है फादर जुनर अब हमारे शाओक्लन की मेंबर बन चुके हैं। ये सुन के शाओजान के चेहरे पे फाइनली एक बहुत ही
चमकदार स्माइल आती है। वो जियान के कंधे को तेजी से थपथपाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छे लड़के, तुमने अपने फादर को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। इन दोनों के बीच की बातचीत को सुन के जुनर का चेहरा एकदम बॉइलिंग हॉट हो गया था। ऐसा लगता है जैसे कुछ समय बाद उसके चेहरे से खून ही बाहर आने लगेगा। शाओजान कुछ समय तक खुश रहने के बाद अचानक से देखते हैं कालिन को, जो कि जुनर के साइड में खड़ी हुई होती है। जहाँ पे जुनर की अपीयरेंस एकदम पीसफुल सी होती है। कालिन की ब्यूटी एकदम टेम्पटिंग टाइप की थी। बस इस समय कालिन के उस कोल्ड चेहरे पे एक हल्का सा जेंटल एक्सप्रेशन होता है। इसे देख के इवन जियान भी स्टन्ड हो गया था। अभी जियान का चेहरा काफी अननेचुरल होता है। वो सूखे गले से खांसते हुए बोलता है, फादर ये आपकी एक और डॉटर इन लॉ है। ये सुन के शाओजान भी एक पल के लिए स्टन्ड हो गए थे। वो चुपचाप से जियान को एक थम्स अप देते हैं। जियान कहता है, फादर शायद आपने कालिन के बारे में सुना ना हो, लेकिन कालिन को एक और नाम से जाना जाता है। वो कहता है क्वीन मेडुसा। जैसे क्वीन मेडुसा ये शब्द उनके कानों में गए थे, शाओजान का दिमाग एकदम झन्ना गया था। भले ही वो अब तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देख चुके हो, लेकिन उनके दिल में क्वीन मेडुसा के नाम से एक अलग ही लेवल का डर होता है। आखिरकार तब क्वीन मेडुसा की फियर्स रेपुटेशन पूरे जामा एम्पायर में फैली हुई थी। इस नाम को सुनते ही जामा एम्पायर का कोई मेंबर कांप जाता था। शाओजान ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो क्वीन मेडुसा, जिसकी वजह से जामा एम्पायर के साथ साथ आसपास के एम्पायर्स में भी खौफ का माहौल फैला होता है, वो एक्चुअली में उनकी बहू बन जाएगी। कालिन तुरंत ही अपने चेहरे पे एक स्वीट स्माइल आती है। वो कहती है, अंकल शाह वो तो बस पहले की बात है, आप मुझे अब कालिन बोल सकते हो। तुरंत ही उसकी आंखें घूरती हैं जियान को। वो आंखों ही आंखों में उसे धमकी देती है कि पुरानी बातों को अपने दिमाग में रखो। कालिन की वार्निंग को देख के जियान अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। वो शाओजान की तरफ देख के बोलता है, फादर चलो हम पहले स्काई मैशन अलायंस लौटते हैं। वहाँ पे आपकी ग्रैंड डॉटर भी आपका वेट कर रही है। मैं काफियली बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर को भी बुलाता हूँ, फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। जब शाओजान सुनते हैं ग्रैंड डॉटर, उनका मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। हम उनके चेहरे को अलग अलग इमोशन से भरते हुए देखते हैं। लगता है लिटिल फेलो कुछ ज्यादा ही एफिशिएंट निकला। वो जैसे तैसे शादी की खबर को तो हजम कर पाए हैं, उन्हें इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया है। जब अलायंस की आर्मी स्काई मैशन अलायंस के हेडक्वार्टर्स में आ जाती है, तो बिना किसी डाउट के सेंट्रल प्लेन्स में एक बहुत ही बड़ा अप्रोर बन गया था। आखिरकार ये तीनों एंशिएंट क्लैंस और सेंट्रल प्लेन्स का ओवरलॉर्ड स्काई मैशन अलायंस है। इन चारों फैक्शंस के अलायंस की आर्मी इतनी पावरफुल हो चुकी है कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ऐसी आर्मी के सामने सेंट्रल प्लेन्स का कोई फैक्शन टिक नहीं सकता है। खैर ये शौक जिसकी वजह से लोगों के बीच में पैनिक फैल रहा होता है, वो लंबे समय तक लास्ट नहीं करता, क्योंकि काफी जल्दी उस युद्ध की खबरें जो कि अलायंस और हान क्लैन के बीच में हुआ था वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। अलायंस की आर्मी और हान क्लैन के बीच में हुआ वो बिग वॉर, जिसकी लोकेशन बरेल माउंटेन रेंज होती है, वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। ये काफी नॉर्मल बात है कि पब्लिक इस वॉर में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी। इस वजह से जैसे ही बिग बैटल खत्म होती है और अलायंस की आर्मी वापस लौटती है, उस बैटल की खबर सेंट्रल प्लेन्स के हर एक हिस्से में फैल जाती है। कुछ फैक्शंस जिनका स्काई मैशन अलायंस के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो तब भी रिलैक्स फील करते हैं जब वो जानते हैं कि अलायंस की आर्मी का टारगेट हान क्लैन है। लेकिन काफी जल्दी सेंट्रल प्लेन्स के एक्सपर्ट्स जिनकी सेंसेस बहुत ही पैनी होती हैं, वो सेंस करते हैं कि दुखी कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है और ये अब तक का सबसे टेरिफाइंग स्टॉर्म होगा। अगर इसके इंटेंसिटी से कंपेयर किया जाए तो पहले होने वाली बैटल्स इसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। इस भयानक से तूफान की पहली शांति के सामने सभी फैक्शंस एकदम अनईजी महसूस करने लगते हैं, चाहे वो स्काई मैशन अलायंस के अलायंस हो या फिर वो हान क्लैन। ये दोनों ऐसे फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंसेस हैं कि इनके बीच में होने वाला वॉर सेंट्रल प्लेन्स में बहुत ही बड़े डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करेगा। सेंट्रल प्लेन्स पे रहने वाले फैक्शंस ऐसे डेंजर को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा वॉर उन्हें छू भी लेता है तो फिर पूरा फैक्शन एकदम तबाह हो जाएगा। इस वजह से वो फैक्शंस जिनके हेडक्वार्टर्स स्काई मैशन अलायंस के पास होते हैं, जैसे अलायंस की आर्मी स्काई मैशन अलायंस में कैंप करती है, ये सभी तुरंत ही रफू चक्कर हो जाते हैं। उन्हें डर था कि कहीं युद्ध की शुरुआत होती है तो अनइंटेंशनल अटैक्स भी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो उनके लिए बहुत ही बुरा अंजाम होगा। खैर जियान और बाकी के लोग सेंट्रल प्लेन्स के सड़कम को इग्नोर करते हैं। वो जानते थे कि भले ही हान क्लैन ने चारों तरफ आतंक फैला के रखा हो, तब भी सिर्फ इस वजह से सभी फैक्शंस उसके साथ वॉर शुरू नहीं करेंगे। इस युद्ध के सामने सभी लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं। इस वजह से जियान का खेमा भी नहीं चाहता कि वो इन सभी को युद्ध में घसीटे। वो बड़ी आर्मी वापस से स्टारियम लौट के फिर से बिजी हो जाती है। अच्छी बात होती है कि इन सभी को संभालने वाले याला और बाकी के लोग होते हैं। जियान को उनके ऊपर सिर कपाने की कोई जरूरत नहीं होती। आखिरकार जब बात आती है मैनेजमेंट की, तो सच में जियान के बस की बात नहीं है। स्टारियम में लौटने के बाद जियान को भी रिलैक्स करने का मौका मिलता है। ऐसे इंटेंस बैटल के बाद जियान भी थोड़ी थकान महसूस करने लगा था। इस वजह से जब याला और बाकी के लोग अलायंस की आर्मी को सेटल करने के मामलों में उलझे हुए थे, वो शाओजान जुनर काइलिन को लेके अपने पहाड़ की तरफ चला जाता है। जैसे ही शाओ के कानों में जियान की वापस लौटने की खबर आती है, वो तुरंत ही माउंटेन वापस लौट आई थी, जिसके बाद वो सीधे जियान के गले लग जाती है। वो चाहे कितनी कोशिश करता रहा हो, शाओ बिल्कुल नीचे नहीं आती। अभी की शाओ एक छोटी सी लड़की से एक ब्यूटीफुल लेडी के सफर को शुरू कर चुकी थी और जिस
तरीके से उसकी मदर की अपीयरेंस है। भले ही शाओ शाओ की उम्र इतनी कम हो, तभी वो पहले से एक ब्यूटी लगती है। जियान भी सोच नहीं पाता कि जब ये छोटी सी लड़की बड़ी होगी तो फिर ये कैसा तहलका मचाएगी, शायद इसकी वजह से देशों के बीच में वॉर शुरू न हो जाए। जियान कहता है कम शाओ शाओ अपने ग्रैंडफादर से मिलो। जियान के शब्दों को सुन के शाओ शाओ कई बार अपनी पलकें झपकाती है। वो जियान के बगल में खड़े शाओजान को देखती है। हालांकि बुड्ढा एक अजनबी था, लेकिन तब भी वो एकदम ओबीडियंट तरीके से बोलती ग्रैंडपा, जिस पर शाओ शाओ अपीयर हुई थी। शाओजान की आंखें तुरंत ही उसके ऊपर पॉज हो गई थी। उनका वो सूखा हुआ चेहरा इस समय एक्साइटमेंट के मारे लाल हो चुका होता है और शाओजान के उस जुरीदार चेहरे पे इस समय एक ब्राइट स्माइल थी। जैसे शाओ शाओ उन्हें ग्रीट करती है, शाओजान खुद को हंसने से रोक नहीं पाते। वो कहते मेरी कितनी अच्छी ग्रैंड डॉटर है। इस समय शाओजान इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि ऐसा लगता है कि इतना एक्साइटमेंट तो उन्हें जियान से दोबारा मिलने पे भी नहीं हुआ था। ये देख के जियान के चेहरे पे भी हेल्पलेस स्माइल आती है। लगता है बुड्ढे स्पेशली बच्चों को ज्यादा पसंद करते हैं। आखिरकार जिस तरीके से वो चीजों को देखते हैं उनके हिसाब से ब्लड लाइन का कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। शाओजान हाथ को फैला के बोलते हैं इधर आओ, ग्रैंडपा को तो मैं गले लगाने दो। अपने हाथ को आगे बढ़ा के शाओ शाओ को जियान की गले से खींच लेते हैं। उनका चेहरा जो कि दाढ़ी से भरा हुआ था वो शाओ शाओ के छोटे से चेहरे को टच करता है। इस वजह से शाओ शाओ भी मुंह बनाने लगी थी। शाओ शाओ के ऐसे रिएक्शन को देख के शाओजान अपने आप को तेजी से हंसने से रोक नहीं पाते। हंसी के मारे उनकी आंखों से आंसू भी आने लगे थे। पिछले 10 सालों में जब वो हन क्लैन की जेल में कैद रहे हैं तो बाहर निकलने की सारी उम्मीद को छोड़ चुके थे, क्योंकि हन क्लैन को विटनेस करने के बाद वो समझ गए थे कि इनके चंगुल से बाहर जाना इम्पॉसिबल है। कई बार वो ये भी सोचा करते थे कि जियान यहाँ पे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए न आए, आखिरकार ये जगह कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। लेकिन जब ऐसी रियलिटी उनके सामने आती है, शाओजान जिन्हें अपने बेटे के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था वो समझ जाते हैं कि तब भी उन्होंने जियान को अंडर एस्टिमेट किया था। शाओजान जो कि डिस्पेयर में जा चुके होते हैं उनसे खुशी संभाली नहीं जाती। शाओजान के ऐसी अपीयरेंस को देख के जियान अपनी फेस क्लेंच कर लेता है। शाओजान को देख के जूनर और काइलिन की आंखें भी लाल हो गई थी। जियान स्माइल करके बोलता है फादर चलो हम थोड़ा आराम करने चलते हैं। कोइंसिडेंटली मैं इस समय फ्री हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य को और भी बेहतर करने में मदद करूंगा। ये कहने के बाद वो काइलिन की तरफ मुड़ के बोलता है जल्दी से जम एम्पायर में किसी को भेज के मेरे दोनों भाइयों को यहाँ पे बुलाओ, उनसे कहना कि फादर उनका वेट कर रहे हैं। ये सुन के काइलिन नोट करके चली जाती है। दूर जाते हुए काइलिन के ब्यूटीफुल फिगर को देखते हुए जियान खुद से बड़बड़ाती हुए बोलता है बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर, मैंने जो प्रॉमिस आप दोनों से किया था आज मैंने फाइनली उसे पूरा कर दिया है। इस युद्ध के बाद के कुछ दिन काफी पीसफुल रहते हैं। वो अलायंस की आर्मी जो कि स्काई मैच अलायंस में कैंप कर रही होती है वो भी कुछ समय तक रिकूपरेट करती है, लेकिन इसकी वजह से ऐसी बात नहीं थी कि वो लोग आने वाले तूफान को सेंस न कर पा रहे हो। अब वो सभी डेंजर को और भी गहरा होते हुए महसूस करते हैं। सभी जानते थे कि आगे आने वाली बैटल दोनों ही खेमों का निर्णायक युद्ध होगा। बरियल माउंटेन रेंज में जो अर्थ शेकिंग बैटल हुई थी उसकी वजह से दोनों खेमे चोटिल हो गए थे। इस वजह से जो उन्हें ये समय मिला होता है दोनों ही पार्टी से इसका पूरा इस्तेमाल करके अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने की कोशिश करती है, जिससे वो आखिरी युद्ध के लिए तैयार हो सके। खैर भले आर्मी रिकूपरेट कर रही हो, अलायंस के अपर एचेलॉन्स के पास इसका समय नहीं होता। जैसे गोयुआन फॉलन स्टार पवेलियन में आए थे वो तुरंत ही एक जगह को ढूंढ कर रिट्रीट में चले जाते हैं। सभी जानते थे कि वो पर्सनली हन क्लैन को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन की वजह से अगर हन क्लैन में कोई भी एक्टिविटी होती है उसे वो तुरंत ही डिस्कवर कर लेंगे। हाउएवर बात बस ऐसी होती है कि कुछ समय तक हन क्लैन कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हन क्लैन उस एंशिएंट जेड को हासिल करने के बाद एकदम शांत हो गया हो। पलक झपकते ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। अभी अलायंस की आर्मी आराम कर चुकी थी, अब समय आ गया अगले प्लान की तरफ आगे बढ़ने का, और इस बार उनका टारगेट फिर से हन क्लैन है। बस कुछ समय की बात है स्टार रेल्म के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स की अलग अलग टोलियां बनाई जाती हैं। ये स्काई मिशन अलायंस से किसी चटाई की तरफ फैलने लगे थे। ये तलाश कर रहे थे होलो सोल के ब्रांच हॉल्स का। जब ऐसे फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंसेस सर्च करते हैं तो फिर होलो सोल के ब्रांच हॉल्स एक के बाद एक सामने आने लगते हैं। लेकिन जब अलायंस की आर्मी इनके अंदर जाती है वो इन हॉल को पूरी तरह से खाली पाते हैं। बस ऐसे कुछ ही ब्रांच हॉल्स होते हैं जिन्हें होलो सोल के एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे थे। लेकिन ऐसी सुरक्षा अलायंस की आर्मी के सामने कोई खतरा नहीं बन पाती। अलायंस की आर्मी की इस एक्सट्रीमली फोर्सफुल सर्च की वजह से सेंट्रल प्लेस में होलो सोल के जितने भी ब्रांच हॉल थे उन्हें काफी जल्दी खंडरों में बदल दिया जाता है। इवन वो सबसे इम्पोर्टेंट होलो सोल के अर्थ हॉल्स को भी अलायंस की आर्मी ने तबाह कर दिया था। ये कहा जा सकता है कि इस समय से होलो सोल जो कि बहुत समय तक सेंट्रल प्लेस का ओवरलॉर्ड बना रहता है उसे सेंट्रल प्लेस से पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिया गया है। जब होलो सोल इतनी आसानी से तबाह होता है ऐसे डिस्ट्रक्शन को नोटिस करने वाले लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। अलायंस की आर्मी के सामने वो पुराना ओवरलॉर्ड आखिर इतना कमजोर जो साबित हुआ है। लेकिन भली पब्लिक एकदम अचंभे में हो। इस समय जियान और बाकियों के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस थे। चीजों को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हन क्लैन ने ही पहले से प्रिडिक्ट किया हो। इसी वजह से वो सारे एक्सपर्ट्स को अलायंस की आर्मी के अराइव होने से पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं। और तो होलो सोल्स के ब्रांच हॉल्स के अंदर जो स्पिरिचुअल एसेंस होता है उसे भी शिफ्ट कर दिया गया था। खैर ये कहना पड़ेगा कि हन क्लैन के एक्शंस काफी डिसाइसिव थे। वो अच्छे से जानते
जानते थे कि अलायंस की आर्मी के सामने हॉलो सोल बिल्कुल टिक नहीं सकता है, और अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हॉलो सोल को अलायंस के हवाले ही कर दें, और फिर चाहे कुछ भी हो हॉलो सोल ने अपनी पर्पस को पूरा कर लिया है। अब इसके डिस्ट्रॉय होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार जैसे उनके प्लान सफल होते हैं, उनकी चुटकी हो जाती है, ऐसे कई हॉलो सोल्स खड़े हो जाएंगे, तभी पूरा दुखी कॉन्टिनेंट उनके अंडर आएगा। खैर हॉलो सोल के डिस्ट्रक्शन के साथ अलायंस की आर्मी फिर से वापस चली आती है। अब इन सभी को हनरियन के बाहर प्लेस किया गया था। हनक्लैन की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। खैर इस समय के दौरान शाओडिंग और शाओली उस नए वर्महोल से ट्रेवल करते हैं। ये कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से डायरेक्टली स्टार रेल में पहुंच गए थे। नेचुरली फिर आगे बाप बेटे का मिलन होता है। ऐसे सीन को देखने वालों की आंखें लाल हो गई थी। आखिर किसने सोचा होता है कि ऑर्डिनरी सा शाओ क्लैन न जाने कहां से ऐसे रास्ते को पकड़ लेगा। अपने दोनों भाइयों के साथ आने के बाद जियान को ऐसा लगता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ खास ज्यादा कमी नहीं रह गई है। वो खुशी जो कि उसने कई सालों से महसूस नहीं कर रही थी, उसे फाइनली वो फील करने को मिलती है। वो फिर अलायंस के बारे में पूछता है। अभी वो अलायंस जिसे जियान ने स्टेबलाइज किया था, वो कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बन चुका है। लेकिन जियान का अलायंस की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि अगर सेंट्रल प्रिंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर इसे बस रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बोला जाएगा। उसे अलायंस की आर्मी में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। खैर कुछ समय तक अपने फैमिली टाइम को एंजॉय करने के बाद जियान दोबारा अपने दिमाग को फोकस करता है। जिस तरीके से हंटी अंडी के पास एंशिएंट जीड के सारे पीसेस इकट्ठे हो चुके हैं, ये जियान के सर का एक बोझ बन गया था। भले उसकी सोल इस समय डी स्टेट में एंटर कर चुकी हो, लेकिन तब भी वो नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम जैसे 9 स्टार दूधी एग्जिस्टेंस के सामने अभी कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। इस वजह से इससे पहले हनक्लैन तोश एंशिएंट गॉड केव को ढूंढे, उसे अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से बढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही जियान नाइटली डिवॉरिंग फ्लेम जैसे अपोनेंट से फाइट करने की औकात को रख पाएगा। बस सीन कुछ ऐसा है कि इस लेवल तक पहुंच जाने के बाद कम समय में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से काफी लंबे समय तक सोचने के बाद जियान लिडली की बॉडी के अंदर के उस 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटिंग को अपना टारगेट बनाता है। जैसे उसकी सोल डी स्टेट में एंटर करती है, जियान के पास स्ट्रेंथ को रिफाइन करने की पावर आ गई थी। अब वो इसके खिलाफ हेल्पलेस नहीं रहेगा। लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा, वेल हम उसके बारे में जानने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि उसमें जियान ब्रेक थ्रू करेगा 7 स्टार दोशैंग में, और तब जियान की फाइटिंग स्ट्रेंथ कैसी होने वाली है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अंत में जाके बात होगी तोशे एंशिएंट गॉड मेंशन की। तुम सभी को एपिसोड कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। हम काफी जल्दी इस नोवेल के एंड को अप्रोच कर रहे हैं। हम काफी जल्दी पोल वगैरह शुरू करने वाले हैं, सो अपनी चॉइसेस को जरूर बताना। वेल हमें आगे क्या करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन हो तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और जो नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल की मेंबरशिप, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस। क्योंकि जैसे हम शाम को वीडियोस को प्रिपेयर करते हैं, हमारे हेल गार्डन के सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए वो एपिसोड तुरंत ही अवेलेबल हो जाता है। सो डू चेक दैट आउट। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अंटिल देन हम मिलते हैं वीडियो को इस पार। अगर पिछले एपिसोड को मिस कर दिया था तो उसे देखो लेफ्ट में क्लिक करके, और नीचे जो एनिमे गार्डन दिख रहा है उसे भी जल्दी से आके ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम वहाँ पे काफी जल्दी कंटेंट को लाने वाले हैं। तब तक मजे करो, टाटा बाय बाय।